नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत सारे नेता हुए जिनके जीवन शैली को जानकर, जिनके जीवन में घटित घटनाओं को जानकर आप और हम काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे भी बहुत से नेता हुए जो एक पूरे बड़े भारत के छोटे से क्षेत्र में काम करके अपने नाम को राष्ट्रीय स्तर पे ले गए। अपने कार्यशैली के दम पर उन्होंने अपने नाम को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया। इन्हीं में से एक नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर जी का। श्री कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है और जयंती के ठीक एक दिन पहले भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का घोषणा किया गया। अगर इस फैसले को हम राजनीतिक चश्मे से देखें तो इसके कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन इसके कई अर्थ निकालने से पहले हमें व्यक्तिगत रूप से इनके जीवन शैली को देखना होगा कि इन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। वीडियो के लास्ट में हम राजनीतिक चश्मा पहन के भी ये देखेंगे कि आखिर इन्हें इस लोकसभा चुनाव के पहले भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा क्यों की गई। अलग अलग राजनीतिक ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। हालांकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है तो उनके जीवन के बहुत बड़े अचीवमेंट्स रहे होंगे। बहुत सेलेक्टेड लोगों के लिए यह निर्णय लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कर्पूरी ठाकुर जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन्हें भारत रत्न देने के पीछे क्या राज है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप हैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी। जन नायक का मतलब ही होता है ऐसा नेता जो जन को काफी पसंद है, यानी कि जो जनता को काफी पसंद है। कर्पूरी ठाकुर जी को जन नेता कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी आम लोगों के साथ रहते थे, उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनते थे और उनके स्तर पे जितने भी समाधान निकल सकती थी उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौजिया ग्राम में हुआ था। बाद में इस गांव का नाम बदल के कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे ही कर्पूरी ग्राम कर दिया गया। इनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर था, जो अपने पेशेवर काम नाई का काम करते थे और साथ में ये एक कृषक भी थे। इनके माताजी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हो गई और बिहार के पटना में ये उस समय रहते थे। इनके मृत्यु के पीछे भी अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन सर्वमान्य कहानी जो है वो ये है कि 16 फरवरी 1988 को किसी व्यक्ति द्वारा इन्हें 13 लीटर काले नमक का पानी पिलाया गया, जिसके कारण स्वरूप इनकी मृत्यु 17 फरवरी को हो गई। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि ये उस वर्तमान समय में काफी ज्यादा बीमार रहते थे और अपनी बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस तथ्य का जांच करने के लिए कई बार पहल किया गया है, लेकिन ये बात अब तक सामने निकल के नहीं आई है। इसके साथ ही हम आज ये देखते हैं कि बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में आपने 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक काम किया। आप बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका पहला कार्यकाल 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक रहा। आपका दूसरा कार्यकाल 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 का रहा। आज की इस वीडियो में हम इनके जीवन शैली से संबंधित भी कुछ कहानियां वीडियो के लास्ट तक जरूर जानेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 6 महीने का समय अपना जेल में बिताया। ऐसा माना जाता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी 11 वर्ष के थे उस समय महात्मा गांधी बिहार का भ्रमण कर रहे थे और उसी भ्रमण के दौरान इन्होंने गांधी जी को देखा, उनकी भाषण को सुना। वो गांधी जी के व्यक्तिगत भाषण से और उनके जीवन शैली से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उसी समय से इन्होंने ये ठान लिया कि आप भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा कई वेबसाइट की कहानियों पे लिखा गया है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ इन्होंने एक लंबे समय तक काम भी किया और इन दोनों लोगों को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु भी माना। साथ में ही लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी कुछ ऐसे नेता थे जो कर्पूरी ठाकुर जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जब ये घोषणा हुई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और सुशील कुमार मोदी की तरफ से काफी खुशी भरा वाक्य, खुशी भरा संदेश अपने अपने मीडिया के थ्रू, अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया गया। रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं रहे, जैसा कि आपको पहले से पता है, लेकिन ये भी कर्पूरी ठाकुर जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। अब हम 4 से 5 कहानियां जानेंगे, जिसे जानने के बाद आप कर्पूरी ठाकुर जी के स्वभाव को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव कर्पूरी ठाकुर जी कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद भी अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान तक नहीं थी और न ही वह अपने पैतृक घर में 1 इंच भी जोड़ पाए थे। आमतौर पर देखते हैं, अगर कोई भी नेता, कोई भी राजनेता एक बार सामान्य विधायक भी हो जाता है तो वो अपनी 7 पुश्तें सुधार देता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ठीक इसके विपरीत थे। इतने लंबे समय मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, उप मुख्यमंत्री रहने के बाद भी, लगातार दशकों तक विधायक रहने के बाद भी उन्होंने अपने नाम ना एक भी मकान लिया, ना अपनी पैतृक संपत्ति में कोई भी बढ़ोतरी की। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई, ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। एक मुख्यमंत्री कैसे इतना बड़ा वाक्य कह सकता है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। अगर कर्पूरी ठाकुर जी चाहते तो वो बहुत आराम से अपने बहनोई जी की नौकरी लगा सकते थे। एक मुख्यमंत्री के लिए एक व्यक्ति का किसी भी विभाग में चयन करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, खासकर उस समय। आज वर्तमान की स्थिति थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उस समय एक मुख्यमंत्री इतना पावर तो जरूर रखता होगा कि वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की नौकरी को दे दे, ताकि वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए और समाज में एक बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन करने का कोशिश कर पाए। लेकिन इसके विपरीत कर्पूरी ठाकुर जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, ये लो 50 रुपए, उस्तरा आदि खरीद लो और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर लो, लेकिन मुझसे ये मत कहो कि मैं आपकी नौकरी की सिफारिश किसी से करूं। अगली कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसे भी आपको जरूर जानना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे रामनाथ को पत्र लिखना नहीं छोड़ा। पत्र में सामान्यतः वो 3 बातें ही लिखा करते थे। वो लिखते थे कि तुम इससे प्रभावित नहीं होना, यानी कि अगर आपके पिता मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं तो इस बात से आप प्रभावित मत होइएगा। कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना। अपने बेटे को कहते थे कि अगर कोई किसी प्रकार का आपको लालच देता है कि आपके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, आपके पिताजी उप मुख्यमंत्री हैं, आप हमसे ये संपत्ति लेके, कुछ पैसे लेके ये काम करा दीजिए, तो वो हमेशा ही अपने पत्र में इस बात की मनाही करते थे। वो कहते थे कि इससे मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले ही राजनीति में हो और पिता के नाम का लाभ उन्हें भी मिल रहा हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का प्रयास कभी नहीं किया। आजकल आप देखते हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री आपके पास जीता जाता, उदाहरण बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और ऐसे बहुत सारे प्रदेश हैं जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और बेटा भी या तो मुख्यमंत्री बन चुका है या तो मुख्यमंत्री बनने की कतार में खड़ा है,
लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो स्वयं ये नहीं चाहते थे कि उनके बेटे उनकी बदौलत राजनीति में कदम रखें। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर रिक्शे से ही चलते थे, क्योंकि उनकी जायज आय कार खरीदने और उसका खर्च वहन करने की अनुमति नहीं देती थी। आप सोच के देखिए, एक मुख्यमंत्री की सोच कितनी विशाल है, कितनी वृहद है कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी रिक्शे से चलता हो। जो ये सोचता हो कि मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं अपनी व्यक्तिगत कार से इस समाज में चलूं, इस रोड पे चलूं। आजकल एक छोटा सा नेता जब वह किसी पद पे बैठता है तो वो गाड़ियों की कतार लगा देता है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ठीक इसके विपरीत थे। शायद यही कारण है कि आज उन्हें भारत रत्न के लिए चुना गया है। मैंने शुरू में ही बताया, बहुत कम ऐसे नेता देखने को मिलते हैं जो किसी व्यक्ति के आम जीवन को प्रभावित करते हैं। एक कहानी और मैं छोटी सी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये बात है 1970 से 71 के बीच, जब कर्पूरी ठाकुर जी अपने बिटिया की शादी के लिए वर देखने जा रहे थे। उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, तो अपने बिटिया के वर देखने भी वह ऑटो से, टैक्सी से, उस समय जो भी गाड़ी चलती हो उस गाड़ी से गए थे। अब सोचिए, एक बड़ा मुख्यमंत्री और अपनी बेटी की शादी के लिए वर देखने जा रहा है और एक सामान्य गाड़ी से जा रहा है। ये बात यही नहीं रुकती है। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी मंदिर में हो, लेकिन उनकी माताजी के विरोध के कारण ये शादी उनको अपने घर से करनी पड़ी। उसमें भी ऐसा कोई राजनीतिक हस्तक्षेप कर्पूरी ठाकुर जी ने नहीं होने दिया जिससे समाज को ये लगे ये एक मुख्यमंत्री की बेटी की शादी है। उन्होंने स्वयं अपने अधिकारियों को मना किया था कि एक भी जहाज हमारे आसपास के हवाई अड्डों पे आज के डेट में नहीं उतरना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर कोई हवाई जहाज उतरना चाहता भी है तो पहले उसे मेरा परमिशन लेना पड़ेगा। आजकल की जो भी शादियां होती हैं एक सामान्य परिवार में भी वो बड़े धूमधाम से होती हैं। लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री या जितने बड़े चेहरे हैं वो सारे के सारे पहुंचे, लेकिन कर्पूरी जी ठीक इसके विपरीत थे। समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया। इस पे मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह सम्मान कर्पूरी के योगदान के लिए तो है ही, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए हमें प्रेरित भी करेगा। आप जानते हैं कि मोदी जी स्वयं भी ओबीसी समाज से हैं और कर्पूरी ठाकुर जी भी ओबीसी समाज से हैं। अब यहां से थोड़ा सा आपको कुछ राजनीतिक मामला नजर आ रहा होगा। चुनावी वर्ष में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि वह जिस समाज से आते हैं उसकी बिहार में आबादी सबसे ज्यादा है। यही वो 2-4 तथ्य हैं जिसको राजनीतिक विशेषज्ञ एक राजनीतिक पहल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमें और आपको इनके आगे देखना होगा। बात राजनैतिक हो चाहे जैसी भी हो, अगर हम उनके जीवन शैली को देख रहे हैं तो उसमें एक सिंप्लिसिटी नजर आ रही है, उसमें एक साधारणपन नजर आ रहा है, जो हमें ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है तो उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। बात करें बिहार की, तो बिहार सरकार की तरफ से जातिवार गणना कुछ दिन पहले ही की गई थी, जिसके मुताबिक प्रदेश में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर लगभग 60% की आबादी है। इसमें ओबीसी 27.12% और ईबीसी 36.01% है। यही वो आंकड़े हैं जो इस बात में अपना राजनीतिकरण होने का दाव प्रस्तुत कर रहे हैं। अब 2-3 फैक्ट ऐसा और भी जान लेते हैं जिसे जानने के बाद आप ठाकुर जी से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के सीएम रहे
पर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। लोग जितने सीधे और जितने साधारण होते हैं, उनको उतने ही टेढ़े लोग मिलते हैं। बावजूद इसके उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन उनका कद काफी बड़ा हो चला था, क्योंकि इस दुनिया में, इस समाज में, इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे कार्य का सम्मान हर जगह करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को रोकना चाहते हैं। आज का यह भारत रत्न हमें इस बात को दिखाता है कि अगर आप लगातार अच्छे काम कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति विशेष का समाज या उसकी पार्टी या उसकी कमेटी या उसका ग्रुप या उसका एसोसिएशन आपको कभी नहीं रोक पाएगा। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम था मुंगेरी लाल आयोग। इसकी अनुशंसा पे उन्होंने क्या कर दिया, आरक्षण का रास्ता खोल दिया। उन्होंने इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर आरक्षण लागू किया। हालांकि इसकी वजह से उनको अपनी सरकार खोनी पड़ी। कर्पूरी जी ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को भी खत्म किया था। उन्होंने ही सबसे पहले बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया, लेकिन सरकार गिरने पर राज्य में फिर से शराब के व्यवसाय को मान्यता मिलने लगी। हमने और आपने देखा है और ये जाना है कि बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने की है। हालांकि ऐसा काम कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने समय में ही करके दिखा दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि जब उनकी सरकार गिर गई तो इस कानून को रद्द कर दिया गया और फिर से पूरे बिहार में शराब की बिक्री शुरू हो गई। लेकिन शराब बंद करने की हिम्मत जो है पहली बार किसी प्रदेश में हुई थी, तो वो हुई थी बिहार में, जिसका निर्णय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ लिया गया। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारियां मिली होंगी जिसके लिए आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम मिलेंगे कुछ ऐसी ही खबरों के साथ अपने अगले वीडियो में।